डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। यस, आई नो कि आप में से कई कई लोग जो है इंतज़ार कर रहे होंगे कि शायद सर आज ही रात में मेमोरी रिकॉल क्वेश्चन को एनालाइज करें। नॉट ओनली दोज जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, जो मेजोरिटी ऑफ मेरे स्टूडेंट इस वीडियो को देखेंगे, लेकिन वो भी जो अगले साल देना चाहते हैं उनको भी कुछ क्यूरियोसिटी हो सकती है। और वो लोग भी जो जामिया, एएमयू, सीपीईटी उड़ीसा या असम, इन सब के लिए आगे एग्ज़ाम देंगे। सो लेट अस बिगिन। ये वीडियो ऑफ कोर्स मेरे उन सभी स्टूडेंट को समर्पित है जिन्होंने कि दिन भर आज क्वेश्चन रिकॉल किया है, मेल के थ्रू, टेलीग्राम में एंड मेनी अदर मीन से उन्होंने भेजा है और उन्होंने इसको एक्सप्लेन भी किया है, मतलब कुछ फ्लैश आउट भी किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए, मैं इससे पहले क्वेश्चन आंसर का दौर शुरू करूँ, लगभग 65 क्वेश्चन मेरे स्टूडेंट रिकॉल कर पाए हैं, विच इज़ गुड इनफ। और ऑलमोस्ट आपको लगभग एक आइडिया मिल जाता है कि किस लेवल का क्वेश्चन है। बहुत सारे क्वेश्चन में मैंने ऑप्शन नहीं दिया है क्योंकि इट्स वेरी डिफिकल्ट कि सभी ऑप्शन को स्टूडेंट रिकॉल कर पाए, तो सीधा मैंने आंसर दिया है। बहुत ज़्यादा इसमें एक्सप्लेनेशन भी नहीं दिया है क्योंकि बहुत मैं थक गया हूँ उस वीडियो को कंपाइल करते हुए, और यदि ये सब करता तो शायद आज ये वीडियो नहीं ला पाते, तो इसकी वैल्यू आप लोग के लिए कम हो जाती। सो जस्ट विल ब्राउज थ्रू वेरी क्विकली कि किस तरह का क्वेश्चन आया, और थोड़ी बहुत कट ऑफ पे भी चर्चा करेंगे बाद में। हु इज ऑथर ऑफ परसेप्ट ऑफ जेसस? ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि राजा राम मोहन रॉय आपके सिलेबस में है, और जब आप उनकी बुक पढ़ेंगे, सभी की बुक पढ़नी है, तो परसेप्ट ऑफ जेसस उन्होंने लिखी हुई है। इजी क्वेश्चन। द स्पिरिट ऑफ लॉ किसने लिखी है? तो मैंने कितनी बार बताया है, मॉन्टेस, जिसपे कि मॉडर्न डेमोक्रेसी बेस्ड है, जिसको मॉडर्न डेमोक्रेसी की जो सेपरेशन ऑफ पावर है कि एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है और जुडिशियरी, इन तीनों के बीच में सेपरेशन हो, चेक एंड बैलेंस हो, ये इसी बुक से आती है, मॉन्टेस के। मॉन्टेक्स फ्रेंच थे, और जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के फिलोसोफर भी थे, अलॉन्ग विथ रूसो एंड वॉल्टेयर। हु यहाँ पे कुछ गलत लिखा है। फॉर हुम पॉलिटिक्स इज ऑथोरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यू। ये तो जो पॉलिटिक्स का जो डेफिनेशन, कुछ जो डिफाइनिंग डेफिनेशंस हैं पॉलिटिक्स के, उसमें से वन है डेविड ईस्टन का कि पॉलिटिक्स इज ऑथोरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यू इन द सोसाइटी। तो इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, मैंने कितनी बार ही किया है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, वन पार्टी डोमिनेंस इन इंडियन पॉलिटी वाज ड्यूरिंग हुज प्राइम मिनिस्टरशिप? इस टाइप का था फर्स्ट फेज ऑफ वन पार्टी डोमिनेशन। इनफैक्ट अभी भी एक पार्टी डोमिनेशन लगभग इंडिया में अभी है, हो रहा है, हम लोग देख रहे हैं अपने सामने में होते हुए। और इसी तरह की कुछ हालत जो है आज़ादी की ठीक बात थी, जिसको कांग्रेस सिस्टम कहते हैं, रजनी कोठारी, और ये हुआ था नेहरू जी के प्राइम मिनिस्टरशिप के टाइम में। इजी क्वेश्चन। मेक इन इंडिया कब लॉन्च हुआ था? इसमें कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज किए हैं, लेकिन कोई कंफ्यूजन नहीं है, 2014। वेयर डू वी फाइंड एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट डायरेक्ट डेमोक्रेसी? ये पिछले बार भी क्वेश्चन था, एथेंस, वी ऑल नो। विच कमिटी रिकमेंडेड पंचायती राज? इसमें इसमें हो सकता है ऑप्शन, जहां भी मैं ऑप्शन दे रहा हूं उसमें से कुछ ऑप्शन आपको जब एक्चुअल आएंगे तो उसमें गलत भी मिल सकते हैं। लेकिन बलवंत राय मेहता कमिटी 1957, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमिटी, जिसके रिकमेंडेशन पे जो है 3 टियर पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। शांताराम कमेटी जो है एंटी करप्शन कमेटी, जिसके रिकमेंडेशन पे सीबीसी सेटअप किया गया। सरकारिया कमीशन एवं पुंछी जो है सेंट्रल स्टेट रिलेशन की कमेटी है, कमीशन है। इनको अरेंज करना था, ये तो शायद लगभग इन्होंने, स्टूडेंट ने सही कर लिया है, मतलब सही रिकॉल कर लिया है। तो इसमें से यूएन से पहले तो कोई हो नहीं सकता है, तो 4 से स्टार्ट होता हुआ दिस ऑप्शन चेक कर लीजिएगा। विच इज नॉट ए मेंबर ऑफ सार्क? ये सब बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें अफगानिस्तान, इंडिया, श्रीलंका है, म्यांमार नहीं है। क्रोनोलॉजिकली अरेंज द फॉलोइंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूएन? तो यहाँ पे देखिए, ये सही नहीं है, इसको मैंने अरेंज किया भी नहीं है, शायद मैंने कर दिया है, देख लीजिएगा। तो आप ये देखेंगे कि ट्रैगवे ली की पीरियड जो है, सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस सबसे पहले होगी, तो मैंने कर दिया था, मुझे लगता है 3 है। यस, 3 सबसे पहले होगी, क्योंकि यहाँ पे चार्टर साइन होता है, 50 और 51 कंट्री का लीजिए साइन करते हैं। देन उसके बाद ट्रैगवे ली का आएगा, तो 1, फिर यूएन पीस कीपिंग फोर्स सुएज क्राइसिस 1956, और फिर यूएनडीपी जो है इस्टेब्लिश होती है बाद में। तो सेकंड ऑप्शन सही है। विच रिट इज इशू टू सिक्योर द रिलीज ऑफ ए पर्सन अंडर इलीगल डिटेंशन? मतलब यदि इलीगली किसी प्राइवेट पार्टी ने किसी को किडनैप कर लिया हो, या सरकार ने ही इलीगली
डिटेन कर लिया हो, अरेस्ट कर लिया हो, तो आप रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस जो है सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में दायर कर सकते हैं. हैबियस कॉर्पस, प्रोड्यूस द बॉडी. मंडबस जो है वो है कि वी कमांड, मतलब जब लॉ के अनुसार कोई काम कोई अथॉरिटी नहीं करती और कोर्ट कहता है कि करो, तो मंडबस रिट होती है. क्यो वारंटो मतलब यदि कोई पब्लिक अथॉरिटी या पब्लिक ऑफिस को कोई व्यक्ति गलत ढंग से यदि होल्ड करता है, तो आप उसके अगेंस्ट में रिट दायर कर सकते हैं. तो कोर्ट उससे पूछती है कि बाय विच अथॉरिटी यू आर सिटिंग ऑन दिस चेयर. और सर्टियोरी जो है वो हायर कोर्ट लोअर कोर्ट से मामले को अपने यहाँ मंगवा लेती है, या कई बार उसको जो है चेंज भी कर देती है. प्रोविजन जो है पांचवा रिट है, जिसके तहत की रोक लगा देती है लोअर कोर्ट को आगे प्रोसीडिंग्स करने से हायर कोर्ट. क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है ये फंडामेंटल राइट, बहुत आसान है. राइट टू, सबसे पहले इसमें आप देखेंगे राइट टू इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी आएगी. शायद मैंने इसको किया है या नहीं. तो 4 से स्टार्ट होगी, उसके बाद राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच आएगी, तो 4 आएगी, फिर 3 आएगी. राइट टू लाइफ जो है 20 में आएगी, और फिर राइट टू प्रिवेंटिव डिटेंशन 2022 में. तो ये क्रम होगा. विच इज़ करेक्टली मैच्ड, तो इसमें कुछ कसाब भी लिखा हुआ था, आई डोंट नो. तो मुंबई टेरर अटैक जो है ये 2008 में होता है, ये सही नहीं है. पार्लियामेंट अटैक 2001 में होती है, ये भी सही नहीं है. पुलवामा अटैक 2019 में होता है, ये भी सही नहीं है. तो एक ही उरी के जो सिक्योरिटी कैंप पे अटैक हुआ था, जिसके बाद की सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी 2016 में, ये सही है. इसको मैच करना था, जो मैंने मैच कर दिया है, तो बहुत आसान है. मैकियावेली प्रिंस हैं, हॉब्स, चलो मैंने थोड़ा सा मैच में कमी की है. लेवाइथन है, प्लाटो स्टेट्समैन है, और एरिस्टोटल रेटोरिक है. इस टाइप की कुछ मैचिंग थी इसमें. मैं हमेशा कहता हूं कि जो इस टाइप की इसमें थोड़ी बहुत हो सकता है चेंज हो, लेकिन मेरे स्टूडेंट लगभग इसको रिकॉल किया है. कमांड कैपिटलिज्म वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच 5 ईयर प्लान. इसमें स्टूडेंट काफी कंफ्यूज किए हैं. कमांड कैपिटलिज्म मतलब क्या होता है, जहां की नेहरू जी ने डिक्लेयर किया था कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो है, पब्लिक इंटरप्राइजेस, दैट विल कमांड द इकोनॉमी. मतलब जो जो बेसिकली कमांड कैपिटलिज्म ये है, जहां स्टेट कैपिटलिज्म कह सकते हैं. स्टेट खुद ही जो है वो प्रोड्यूस करने लगता है, डिस्ट्रीब्यूट करने लगता है, तो सारे प्रोडक्शन अपने हाथ में ले लेता है. तो ये सेकेंड 5 ईयर प्लान में इसको कहा जा सकता है, जहां पे कि हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है फोकस एरिया था, और पब्लिक इंटरप्राइजेस के थ्रू जो है कैपिटलिज्म को एक तरह से स्टेट कैपिटलिज्म को इंट्रोड्यूस किया गया था. हु प्रेजेंटेड द रेडिकल व्यू ऑफ पावर, ये शायद बाद में एक और क्वेश्चन है जहां मैचिंग भी है. स्टीवन ल्यूक्स जो थर्ड डायमेंशन ऑफ पावर को एक्सप्लेन करते हैं. इसके पहले फर्स्ट डायमेंशन ऑफ पावर जो बहुत ऑब्वियस होता है कि ए बी को कोई काम करने पे विवश कर सकता है जो बी अदरवाइज नहीं करता, तो ए का बी के ऊपर पावर है. रॉबर्ट डहल ने ये डेफिनेशन दिया था. और बैराक एंड बैकरैक ने जो है सेकेंड डायमेंशन ऑफ पावर को एक्सप्लेन किया था, जहां पावर ऑफ एजेंडा सेटिंग और पावर नहीं आने देना एजेंडा में किसी आइटम को, ये भी पावर का एक डायमेंशन है, सेकेंड डायमेंशन ऑफ पावर. बाउंडेड रैशनैलिटी का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, ये क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि बहुत आसान क्वेश्चन है. हर्बर्ट साइमन. विच इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ यूएन. यूएन के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन है, उसमें यूनेस्को नहीं है. ये तीनों हैं, और इस तीनों सॉरी इस तीनों के अलावा जो है सेक्रेटेरिएट है, यूएन जनरल असेंबली है, सिक्योरिटी काउंसिल है. प्रेसिडेंट जो इंडिया के हैं उनको क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना था, तो इसमें आप समझ सकते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन से पहले इसमें कोई नहीं है, तो 1 से शुरू होगा. 1 के बाद जो है नीलम संजीव रेड्डी हैं, और फिर एपीजे अब्दुल कलाम है, और सबसे लास्ट में प्रणब मुखर्जी. प्रेसिडेंट डिसॉल्व्स लोकसभा ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ कोर्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर. लेकिन यदि खुद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो अविश्वास मतलब वो जो है कॉन्फिडेंस ऑफ हाउस नहीं जीत पाती है, उस केस में प्रेसिडेंट जो है अपने डिस्क्रिशन से जो है वो डिसॉल्व कर सकता है लोकसभा. आर्टिकल 86 है, चेक कर लीजिएगा. विच बुक वॉज नॉट रिटन बाय डॉक्टर अंबेडकर. तो इसमें ये थॉट्स ऑन पाकिस्तान, एनाइलेशन ऑफ कास्ट, प्रॉब्लम ऑफ रूपी, तो उनकी थेसिस थी, पीएचडी थेसिस. गांधी, नेहरू, टैगोर उन्होंने नहीं लिखा था. किसने लिखा था ये चेक कर लीजिएगा. हु गेव टिरेनी ऑफ मेजोरिटी, ये एलेक्स टॉकवेल और जेएस मिल दोनों देते हैं, लेकिन यहाँ पे जेएस मिल नहीं, तो आपका काम और आसान हो जाता है.
विच ऑफ दीज डज नॉट कम अंडर आर्टिकल 21। तो 21 को काफ़ी एक्सपेंड किया गया है सुप्रीम कोर्ट के डिफरेंट डिसीजन के द्वारा, जिसको जुडिशियल एक्टिविज्म भी कह सकते हैं। राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू शेल्टर, राइट टू पॉल्यूशन फ्री एनवायरमेंट, right against solitary confinement, right against public hanging, and right to freedom from noise pollution and all। लेकिन right to active euthanasia जो है ये नहीं हो सकता। एक्टिव यूथैनेसिया क्या है, मेरी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी गलत हो सकती है, यूथैनेसिया या इसको जैसे प्रोनाउंस कीजिए। मतलब बेसिकली क्या होती है, दो टाइप की यूथैनेसिया होती है। मतलब जहाँ पे कि कोई यदि आदमी लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे है, यदि उसके परिवार वालों की विलिंगनेस हो कि मतलब अब इनको ऐसे रखने से, कोई वेजिटेटिव रखने से कोई मतलब नहीं है, तो वो लाइफ सपोर्ट सिस्टम को हटा दिया जाता है। ये तो एक तरह का यूथनेसिया है, मतलब कि एक मृत्यु दे देना शरीर को, यदि वो मतलब ऐसे ही सपोर्ट पे है तो। लेकिन एक है कि आप कुछ इंजेक्ट करके और कुछ ऐसा करके डॉक्टर जो है उसको उस कंडीशन में लाते हैं, जो कि एक तरह से हत्या है, ये मर्डर है, इसको क्रिमिनल एक्ट माना जाता है एक्टिव यूथनेसिया को। पैसिव यूथनेसिया जो है वो जो हटा लिया जाता है वो तो ठीक है, वो दो तरीके से दिया जा सकता है, फैमिली मेंबर्स यदि चाहें या कोई किसी ने अपनी विल में ऐसा लिखा हो। लेकिन एक्टिव यूथनेसिया जो है क्राइम है, तो ये तो हो ही नहीं सकता है। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन, ये एक क्वेश्चन था जो कि मीडियम लेवल का या टफ लेवल का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बुक रिटन बाय गांधी जी। ये भी थोड़ा सा मीडियम टू टफ है, क्योंकि इतना आसान नहीं है कि इसका आप सबका ईयर याद रखें। तो सबसे पहले जो है इसमें यहाँ मैंने दे दिया है, ये दोनों बुक एक दूसरे के बाद है, लेकिन सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका पहले आती है, फिर हिंद स्वराज, फिर माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, और फिर आइडिया ऑफ इंडिया। तो इस क्रम में आप इसको अरेंज कर लीजिए। ये भी डिफिकल्ट क्वेश्चन है। हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट इन राज्यसभा, ये सब बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 12। ऑथर ऑफ द बुक मैन्यूवर, ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, सिंथिया इनलॉय है। इसमें काफ़ी स्टूडेंट इसमें गलत किए होंगे। विच इज़ नॉट वन ऑफ द पार्टी सिस्टम फॉर्मुलेटेड बाय जियोवनी सार्टरे, ये भी मीडियम लेवल का क्वेश्चन है, थोड़ा उतना आसान भी नहीं है। मॉडरेट प्लुरलिज्म, पोलराइज्ड प्लुरलिज्म, ऑटोमाइज्ड पार्टी सिस्टम, सिंगल पार्टी सिस्टम, इस तरह का उन्होंने नहीं दिया था, ये डुबर्जन ने दिया था। ऑम्बड्समैन, न्यू एम्बड्समैन लिखा हुआ था, बेसिकली न्यू एम्बड्समैन फॉर लोकल बॉडीज किस कमिटी या कमीशन ने रिकमेंड किया था? सेकेंड एआरसी ने किया था, ये आप गेस कर सकते हैं। केरला इज द फर्स्ट स्टेट जहां पे कि लोकल बॉडीज के लिए ऑम्बड्समैन नियुक्त किए गए हैं। विच थिंकर हैज टर्म्ड इंडिया एज सॉफ्ट स्टेट, ये मैंने कई जगह बताया है, लेकिन शायद आप लोगों ने गौर नहीं किया होगा। स्वीडिश एक इकोनॉमिस्ट थे गुनार मैरेडल, और उन्होंने एक बुक लिखा था एशियन ड्रामा, एन इंक्वायरी इनटू द पॉवर्टी ऑफ नेशन, जिसमें उन्होंने बहुत सारे जो एशियन स्टेट है उनको सॉफ्ट स्टेट कहा था, जहाँ पे कि वो जो पॉलिसी है उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। पॉलिसी बनाते हैं लेकिन उनकी इंस्टीट्यूशनल कैपेबिलिटी उस तरह की नहीं है कि वो उसको उस ढंग से लागू कर पाए, रेगुलेशन एंड पॉलिसी को। सो उनको उन्होंने सॉफ्ट स्टेट की संज्ञा दी थी। गुनार मैरिडल, एशियन ड्रामा। डिफिकल्ट क्वेश्चन था जो मैं अभी डिस्कस कर रहा था गुनार मैरिडल का। पहल स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये भी डिफिकल्ट बन जाता है क्योंकि काफ़ी पहले आई थी, तो हम लोगों ने बहुत नए नए स्कीम मैंने आपको बताए थे, विश्वकर्मा एंड आयुष्मान भारत, मिशन कर्मयोगी, लेकिन आता कौन सा है जो 2014 सब में आई थी पहल स्कीम। इसमें यह था कि यदि आपके पास गैस सब्सिडी है तो आप उसको सरेंडर कर सकते हैं, या यदि आपको सब्सिडी लेनी है तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर आपके अकाउंट में आएगा। सो एलपीजी सब्सिडी से रिलेटेड था। हु सेड दैट इक्वल शुड बी ट्रीटेड इक्वली एंड अनइक्वल अनइक्वली, ये तो बहुत फेमस स्टेटमेंट है। प्रोपोर्शनल इक्वलिटी जो जस्टिस मानते थे एरिस्टोटल का ये कथन है। काल मतलब इसी को बेसिकली आप एक वर्ड में कह सकते हैं, इक्विटी। कार्ल मार्क्स's थ्योरी ऑफ सरप्लस लेबर इज टेकन फ्रॉम डेविड रिकार्डो, ये तो मैंने कम से कम दर्जन बार अपने डिफरेंट वीडियोस में कहा होगा। ये बहुत पुराना क्वेश्चन है जो जेएनयू में पहले पूछा गया था, बार बार ये घूम करके आता रहता है। सिविक कल्चर किसने लिखा है? ये सब बहुत ही आसान क्वेश्चन है, गैब्रियल अल्मंड, सिडनी भरवाल। लेकिन ये क्वेश्चन दूसरे फॉर्म में था, ऐसा नहीं था जैसा मैं दे रहा हूं, लेकिन यही मेरे स्टूडेंट रिकॉल कर पाए। हु इज नॉट ए रियलिस्ट थिंकर इन आईआर, ऐसा बिल्कुल ऐसा था, लेकिन इसके जो ऑप्शन है वो इतने कठिन नहीं थे, ये तो मैंने अपने गाइड से ले लिया है। लेकिन वुड्रो विल्सन इसमें थे, तो वो तो बिल्कुल लिबरल थिंकर थे, इसलिए बहुत आसान था, इतना डिफिकल्ट नहीं था जो मैंने दिया है। हो सकता है इसमें
इस टाइप का होगा, हॉब्स, मैकियावेली, मॉर्गनथाउ एंड लाइक दैट, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशन। आपको पता है दो टाइप के फेडरलिज्म को डिवाइड किया था, एक होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म से इंडिया है, और एक कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म से यूएसए है। उसमें जो है यूएसए, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड भी आता है। यहाँ पे स्विट्जरलैंड फॉल कर रहा है, ये भी क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट बन जाता है। पेलोपोनेसियन वॉर किसके किसके बीच में लड़ा गया था, ये बहुत फेमस है। थ्यूसिडाइडस जो कि एक फेमस हिस्टोरियन भी थे, उनको क्लासिकल रियलिज्म का एक बहुत बड़ा प्रोपाउंडर माना जाता है। उन्होंने इस बुक में पेलोपोनेसियन वॉर, जो एथेंस और स्पार्टा के बीच में बहुत फेमस हुई थी एंशिएंट क्लासिक ग्रीक टाइम में, उसमें मेलियन डायलॉग का जिक्र करते हैं, जिसमें एक बेचारा एक मजबूर सा एक आइलैंड छोटा सा सिटी स्टेट फंस जाता है और उसको कहा जाता है कि तुमको दोनों का साइड लेना ही होगा, तुम्हारे पास में कोई ऑप्शन नहीं है। तो वहां पे वो रियलिज्म को दर्शाते हैं मेलियन डायलॉग के थ्रू। तो एथेंस एंड स्पार्टा आसान है। ये जो क्वेश्चन है ये तो मैंने अपने गाइड से दिया है, क्योंकि इसी तरह की क्वेश्चन थी। तो मतलब एक तरफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिफरेंट जो है कमिटी थे, एक तरफ उसके चेयरपर्सन थे, और उसमें था कि कौन सा गलत है। तो एक ही इसमें गलत है, यहाँ पे पटेल होता तो ठीक हो जाता। बाकी ये जो है सब सही है। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन होता है। हु सेड मैन इज ए सोशल एनिमल, अगेन एरिस्टोटल से ये दूसरा क्वेश्चन है। यदि थोड़ा टफ होता, यदि ये जू पॉलिटिकन कहते, मैन इज ए पॉलिटिकल एनिमल, ये भी जो है एरिस्टोटल ने कहा था। हु गेव कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट, ये क्वेश्चन जो है खासा स्टूडेंट्स को कंफ्यूज किया है। इसमें ये इसको चैलेंज भी कह सकता है, ग्राम्शी ने भी दिया है, पोलंजा ने भी दिया है, लुई अल्थुजर ने भी दिया है। अब राल्फ मिलीबेंट तो शायद नहीं, क्योंकि ये तो इंस्ट्रूमेंटल व्यू रखते हैं। लेकिन इसका ज़्यादा सही आंसर जो है लुई अल्थुजर होगा, क्योंकि ही वाज फर्स्ट टू गिव इन ए डेफिनेटिव वे। और मतलब इसका मायने क्या होता है, मार्क्स ने भी इनफैक्ट माना था कि कैपिटलिस्ट स्टेट को थोड़ी बहुत रिलेटिव ऑटोनॉमी है, लेकिन लुई अल्थुजर ने इसको एक नए लेवल पे ले गए, जहां उन्होंने कहा कि ये ऐसा नहीं है कि सिंपली स्टेट जो है वो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर से डिटरमिन हो जाता है और उसके पास अपनी कोई ऑटोनॉमी नहीं होती। स्टेट के पास में आइडियोलॉजिकल स्टेट एपरेटस होती है, रिप्रेसिव स्टेट एपरेटस होती है, आरएसए और आईएसए, और उसके थ्रू जो है वो एक कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर को लगातार जो है वो मेंटेन करता है। कैपिटलिस्ट स्टेट बहुत बड़ा काम करता है, छोटा काम नहीं करता कि केवल कैपिटलिस्ट क्लास के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। लुई अल्थुजर। मैच द फॉलोइंग विथ ईयर, तो ये इंडिया पाकिस्तान की जो ताशकंद एग्रीमेंट जनवरी 1966 में होती है, सिमला एकॉर्ड 1972 में, इंडो यूएस न्यूक्लियर डील 2008 में, और चौथा कुछ था जो मेरे स्टूडेंट रिकॉल नहीं कर पाए हैं। विच इज ये ना मैचिंग टाइप का होगा, यहाँ तो मैंने सीधा लिख दिया है। विच इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट सावरकर, इसमें भी 4 स्टेटमेंट थे, लेकिन ये स्टेटमेंट जो है, हिज कॉन्सेप्ट ऑफ हिंदुत्व इंक्लूड्स रिलीजियंस ऑरिजिनेटेड आउटसाइड इंडिया, ये गलत है। उन्होंने हिंदू में मतलब कौन है, हु इज हिंदू, उन्होंने कहा था कि जो पितृभूमि और पुण्य भूमि मानते हैं भारतवर्ष को, और जिनके माता पिता कभी हिंदू रहे हैं, या जो ऐसे रिलीजन को फॉलो करते हैं जिसकी ओरिजिन इंडिया में हुई है। तो इंडिया के बाहर के जो रिलीजन को फॉलो करने वाले को हिंदू में वो नहीं काउंट करते, इसलिए ये आसान हो गया। बाकी स्टूडेंट भूल गए, उनका जो नेशनलिज्म था वो तो टेरिटोरियल एंड कल्चरल था, वो तो मैं कई बार बता चुका हूँ। Who was not the proponent of positive liberty, तो आपको पता है कि लॉक, हॉब्स, नॉजी के सब निगेटिव लिबर्टी प्रोपोनेंट हैं। तो रूसो जो है पॉजिटिव। अब यहाँ निगेटिव पॉजिटिव जब भी मैं बात करता हूँ तो आपको ध्यान रखिए, एक पर्टिकुलर जो टाइपोलॉजी जो इसया बर्डली ने दिया था। पॉजिटिव लिबर्टी का मतलब आप कह सकते हैं दो तरीके से, जहाँ पे कि हम अपने हायर सेल्फ से गाइडेड होते हैं, अपने विल के खुद मास्टर होते हैं, हमारे दिमाग के ऊपर किसी का कब्जा नहीं होता है, जो कल्चरल हेजेमनी में ग्रैम्स्की कहते हैं, या थर्ड डायमेंशन ऑफ पावर में स्टीफन लुक्स कहते हैं। मतलब हम खुद अपने विल के जो है निर्माता हैं। और दूसरा मास्टर ऑफ विल है, सेल्फ डायरेक्टेड है, सेल्फ कंट्रोल है। और दूसरा इसका मतलब ये होता है कि जब स्टेट या समाज जो है वो कुछ ऐसा करती है जिससे कि कुछ लोगों की जो फ्रीडम है वो बढ़ जाती है। जैसे मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ कि यदि कोई अपाहिज है और उसको एक व्हील चेयर प्रोवाइड कर दिया तो उसकी फ्रीडम बढ़ जाती है। तो इस तरह के एक्ट से जो फ्रीडम बढ़ाई जाती है, दैट इज पॉजिटिव लिबर्टी।
निगेटिव लिबर्टी इसके अगेंस्ट में जो है सिंपली स्टेट कुछ भी ना करे और आपको कुछ भी करने दे समाज या स्टेट, तो वो निगेटिव लिबर्टी। मेन रीजन फॉर डिक्लाइन डाउनफॉल ऑफ कम्युनिज्म एंड एंड ऑफ कोल्ड वॉर, इसमें से 4 ऑप्शन थे, शायद इस तरह से नहीं होंगे लेकिन लगभग ऐसे थे, और इसमें मुझे लगता है कि सबसे अप्रोप्रिएट है स्ट्रक्चरल वीकनेसेस ऑफ यूएसएसआर वाज द बिगेस्ट रीजन फॉर फॉल ऑफ कम्युनिज्म एंड एंड ऑफ कोल्ड वॉर। बाकी आप देखेंगे तो उतना नहीं है। विच ऑफ दिस इज करेक्ट अबाउट द अमेंडमेंट प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसमें भी हो सकता है कि पूरी तरह से ये ऑप्शन सही नहीं हो। प्रेसिडेंट कैन रिटर्न द ड्यूली पास्ड अमेंडमेंट बिल, ये नहीं रिटर्न कर सकते हैं प्रेसिडेंट, क्योंकि प्रेसिडेंट को बाउंड है, प्रेसिडेंट जो है बाउंड है अमेंडमेंट बिल को पास करने के लिए। जुडिशरी कैन ऑल्सो मेक द अमेंडमेंट, नो। स्टेट लेजिस्लेशन कैन ऑल्सो इनिशिएट अमेंडमेंट प्रोसेस, नो। तो केवल एक ही बचता है जो करेक्ट है, पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन बन जाता है यदि इस टाइप का ऑप्शन था तो। What was the name of aircraft carrier sent by USA to Pakistan during 1971 India-Pakistan War? ये बिल्कुल खासा आर्बिट एंड डिफिकल्ट क्वेश्चन है। इसका नाम था यूएसएस इंटरप्राइज, एक न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट था जो बे ऑफ बंगाल में अमेरिका ने पाकिस्तान के सपोर्ट के लिए जो है वहां पे फ्लाई करवाया था। इसके अलावा अमेरिका ने एक और हरकत की थी इंडिया के अगेंस्ट में कि इंडियन ओशन में दूर में इंडिया के साउथ में डिएगो गार्सिया है, वहां पे उनका जो है नेवल पूरा बेस है, वहां से उन्होंने 7th फ्लीट को जो है बे ऑफ बंगाल की तरफ रवाना कर दिया था। और ये बहुत डेंजरस बात थी, लेकिन फिर रसिया यूएसएसआर ने भी जो है उस टाइप का दिखाया रुख कि यदि आप इधर से भेजोगे तो हम लोग भी इंडिया को सपोर्ट करेंगे। उससे फिर बात आगे बढ़ी ही नहीं। ऑथर ऑफ द बुक सेक्सुअल पॉलिटिक्स केट मिलेट, ये सभी स्टूडेंट जानते हैं जो भी प्रिपेयर करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम को इजी। एज पर टीएच मार्शल ये पूछा गया था कि शायद इसमें राइट्स नहीं था, ऐसा था कि जो उनके सिटीजनशिप का कौन कंपोनेंट नहीं है, तो सिविल, पॉलिटिकल, सोशल है, इकोनॉमिक नहीं है, तो उसको आप ऑड वन आउट कर सकते हैं। राइट्स भी कह सकते हैं, एक सिटीजन को 3 टाइप के राइट मिलते हैं, सिविल, पॉलिटिकल, सोशल, लिबरल डेमोक्रेसी में एक सिटीजन को। रूसो इज एसोसिएटेड विच काइंड ऑफ सॉवरेनिटी, आपको पता है कि पॉपुलर सॉवरेनिटी मतलब कि पीपुल में सॉवरेनिटी निहित रहती है, ये कॉन्सेप्ट जो है रूसो का है। हु इज नॉट एसोसिएटेड विद पॉजिटिव लिबर्टी, तो नॉजिक बिल्कुल नहीं है, बाकी टीएच ग्रीन, लास्की एंड रूसो हैं। तो ये 2 जो क्वेश्चन अभी आप देख रहे हैं पॉजिटिव लिबर्टी, उसका एक क्वेश्चन हो और यहाँ मैं 2 आपको बता रहा हूँ। अरेंज द फॉलोइंग बुक्स ऑफ मार्क्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यहाँ भी लगता है मुझे शायद सही यही 4 बुक थे जिनको कि अरेंज करना था। तो इसमें यदि आप देखेंगे तो सबसे पहले जो है इकोनॉमिक एंड फिलोसफिक मैन्यूस्क्रिप्ट आती है 1844 में, फिर 45 में 1845 में जर्मन आइडियोलॉजी आती है, और ये शायद 1848 में आती है, चेक कर लीजिएगा। और फिर लास्ट में जो है 1852 में 18th ब्रूमेराय और ली बोनापार्ट आती है। विच इज करेक्ट अबाउट थ्योरी ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, इसके लाइन बहुत सही नहीं होंगे क्योंकि इस तरह क्वेश्चन को रिकॉल करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है, लेकिन आपको एक फील मिल जाएगा। इसमें फर्स्ट जो था वो डेफिनेशन था, तो मटेरियल कंडीशन एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी आर द प्राइमरी ड्राइवर्स ऑफ हिस्टोरिकल प्रोग्रेस एंड सोशल चेंज। तो ठीक है, ये तो डेफिनेशन है, ये मार्क्स एंड एंगल के द्वारा दिया गया था। चेंजिंग मीन्स ऑफ प्रोडक्शन विल इम्पैक्ट द पॉलिटिकल स्फेयर, वही है, मतलब इकोनॉमिक जो स्ट्रक्चर है वो डिटरमिन करती है, सुपर स्ट्रक्चर इसमें पॉलिटिक्स आता है। द रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन कॉरस्पॉन्ड टू द डेवलपमेंट ऑफ फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन इन द सोसाइटी, ये सब सही था, 4 स्टेटमेंट सही थे इसके। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स रिलेटेड टू ग्लोबल एनवायरनमेंट, क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना था। तो सबसे पहले इसमें होता है रियो समिट, फिर होगी क्योटो प्रोटोकॉल 1997, फिर कोपेनहेगन समिट 2009, जोहान्सबर्ग समिट 2002 जिसको कि रियो +10 भी कह सकते हैं, और फिर कोपेनहेगन समिट। तो इस तरीके से आप इसको अरेंज कर सकते हैं। लगभग यही क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत ही क्यूरियस और बहुत ही डिफिकल्ट आर्बिट क्वेश्चन है। बहुत थोड़े से डिफिकल्ट आर्बिट क्वेश्चन इस पेपर में थे, उसमें से एक ये भी है। टेक्नो बॉयज मतलब टेक्नोक्रेटिक बॉयज हु स्पेशलाइज्ड इन इंजीनियरिंग एंड सोशल साइंसेस, खासकर इकोनॉमिक्स, ये अमेरिका में पढ़े हुए थे, और वो लौटते हैं लैटिन अमेरिका 1960-70 में, और वो जो है बिल्कुल प्रभावित होते हैं शिकागो स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से, मिल्टन फ्रीडमैन से, और नॉजिक टाइप के थॉट, और वहाँ पे जो है उसी टाइप की जो है वो बाजारवाद जो है लाने की कोशिश करते हैं। बहुत ही हैवोक हुआ था, उसका जो
परिणाम बहुत अच्छा नहीं रहा था। तो इसमें ये क्वेश्चन बहुत टफ है, लेकिन इसका आंसर इस तरह से इतना आसान हो जाता है क्योंकि कोई भी आप समझिए टेक्नोक्रेटिक बॉय क्या 18th 19th सेंचुरी में होंगे, ये केवल 20th सेंचुरी में हो सकता है। तो इन्होंने ये क्वेश्चन का ऑप्शन देके इसको आसान कर दिया कॉमन सेंस से। क्रोनोलॉजिकली अरेंज राइट्स एज दे अपीयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो अभी हम लोगों ने किया, शायद ये दूसरी बार मैं कर रहा हूं तो इसलिए हो सकता है डुप्लीकेट हो गई, यहाँ देख लीजिएगा। Who gave the legal theory of sovereignty? ये जॉन ऑस्टिन ने दिया था, जिन्होंने एक बहुत फेमस कथन कहा था कि लॉ इज द कमांड ऑफ द सॉवरेन बैक्ड बाय द फोर्स सैंक्शन। इसमें मैच करना था ग्रामस्ची को हेजेमनी से, कौन नहीं कर सकता इसको मैच। स्टेट एंड यूटोपिया, स्टेट एनार्की एंड यूटोपिया था तो लॉजिक से। डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटरी मार्क्स, और कुछ और भी था इसमें, कम्युनिस्ट पार्टी एंड ऑल, शायद लेनिन से होगा। विच ऑफ द these statements are correct about the global justice, इस टाइप के 4 स्टेटमेंट था। अगेन इट इज वेरी डिफिकल्ट कि 4 स्टेटमेंट आप एग्जैक्ट जो है रिकॉल कर लीजिए, लेकिन और इसलिए भी स्टूडेंट इसको रिकॉल नहीं कर पाए क्योंकि ऐसा था कि 4 स्टेटमेंट थे, 1 2 3 4 मान लीजिए कुछ भी, और जो ऑप्शन थे ABCD, उसमें से यदि आप इसको निकाल दें, 2 को निकाल दें, तो बस एक ही बचता था, और ये 2 डेफिनेटली गलत था क्योंकि यहाँ लिख दिया था थॉमस पोग इन लॉ ऑफ पीपल, एडवोकेटेड ब्ला 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 कुछ भी। तो लॉ ऑफ पीपल मेरे सभी स्टूडेंट जानते थे कि जॉन रॉल ने लिखा, इसलिए ये गलत है। और इस ऑप्शन को जैसे ही आपने काटा, बस आपका वो क्वेश्चन क्रैक हो जाता था। इसके चलते बाकी जो स्टेटमेंट थे उसको कोई याद नहीं रख पाया, आप इसको पढ़ लीजिएगा। विच इज द रिवर ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान? वी ऑल नो इंडस वाटर ट्रीटी, और उसके बारे में बहुत कुछ मैंने बहुत टाइम बताया, इसलिए अभी यहाँ पे छोड़ रहा हूँ। मैच द फॉलोइंग ऑथर नेम बुक, ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स, वेरी फेमस बुक जॉन बायलिस की है। पावर रेडिकल व्यू स्टीवन ल्यूक्स की। रीजन एंड पावर द स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनेशनल सिक्योरिटी, थोड़ा लेस नोन है लेकिन कोपेनहेगन स्कूल के बैरी बुजान, कोपेनहेगन स्कूल के चेक कर लीजिएगा। वर्ल्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन राइट्स, थॉमस पोग। विच ऑफ दिस इज नॉट इंक्लूडेड इन रियलिज्म, इस टाइप का क्वेश्चन था, बहुत सही ढंग से ये क्वेश्चन शायद रिकॉल नहीं हो पाया हो, लेकिन इसमें ईगोइज्म, मतलब कि स्टेट जो है ईगोइस्ट बिहेव करते हैं, स्टेट परसूट ऑफ पावर करते हैं, बैलेंस ऑफ पावर, हेजमन बनना चाहते हैं, हेजमनी उनका गोल होता है, लेकिन डिपेंडेंसी थ्योरी तो नहीं हो सकता, इसलिए ही ऑड वन आउट होगा। यहाँ पे कुछ बुक एंड ऑथर को मैच करना था। डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट से ही ये क्रैक हो जाता था अंडर गुंडर फ्रैंक, जिन्होंने बुक भी लिखी है और ये कॉइन भी फ्रेज, टर्म भी फ्रेज किया था। कुछ इस टाइप का क्वेश्चन था बिटवीन डेवलपमेंटल अप्रोच एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो मैं इसको रेड इसलिए किए हैं कि ये बहुत सही ढंग से रिकॉल नहीं हो पाया। चूज द करेक्ट अबाउट लैटिन अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम, कुछ इस टाइप का था। देयर आर हाईएस्ट नंबर ऑफ वुमेन प्रेसिडेंट, ऐसा तो है नहीं वहाँ पे कि बहुत हाईएस्ट नंबर जैसे नॉर्डिक कंट्री में वैसा है। हाईएस्ट पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, ये हो सकता है, यस। हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइम्स इलेक्शन हैपन देयर, मे बी यस, ये भी हो सकता है। इकोनॉमिकली वेल फंक्शनिंग पॉलिटी तो ज़्यादा है नहीं, तो ये 2 हो सकता है, उसमें चूज करना था। विच थिंकर लिंक्ड पॉलिटिकल डेवलपमेंट विद एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट, अगेन वही जो वहाँ पे रिकॉल नहीं हो पाया था, वहाँ यहाँ मैंने फिर से कोशिश की है, और यहाँ भी कुछ ऑप्शन ठीक से मिल नहीं रहे हैं कि किसने किसने दिया था। फ्रेडरिक्स हो सकते हैं इसमें, लेकिन ये क्वेश्चन ठीक से रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन इस टाइप के कुछ क्वेश्चन थे, आप इसको ध्यान रखिएगा कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट को एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट से कौन जोड़ते हैं। फ्रेडरिक्स जोड़ते हैं, विड्रो विल्सन जोड़ते हैं, लूसियन पाई जो है पॉलिटिकल डेवलपमेंट को कल्चर से जोड़ते हैं, वेबर भी जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट को जोड़ते हैं, चेक कर लीजिएगा, मैं इसको छोड़ रहा हूँ आप लोगों के लिए। क्रोनोलॉजिकली अरेंज सेटिंग अप ऑफ दिस सार्क ऑर्गेनाइजेशन, तो ये बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है, जबकि वैसे सार्क से है कि डिफरेंट सार्क के, अब तो सार्क ऐसे मृत प्राय है तो उसके बारे में हम लोग बहुत ज़्यादा जानते भी नहीं है, तो यहाँ मैंने सीधा डेट ही दे दिया है। सार्क के जो डिफरेंट आर्बिट्रेशन काउंसिल है, या उसके फंड हैं, जो उसके एग्रीकल्चरल सेंटर है, यूनिवर्सिटी है, इसमें से 4 ही आया था, मैंने 5 दे दिया है, तो आगे भी आपको यूज हो जाएगा। अभी SU का एग्जाम भी होने वाला है। यहाँ पे मैच करना था थॉमस पॉग और चार्ल्स बेज के बुक से, एक ही से हो जाता है। 4 था, वर्ल्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन राइट थॉमस पॉग, आइडिया ऑफ ह्यूमन राइट चार्ल्स बेज, ये दोनों ग्लोबल जस्टिस के प्रोपोनेंट रहे हैं। देन यूनाइटेड नेशन एजेंडा फॉर 2030 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से कुछ क्वेश्चन था जो स्टूडेंट नहीं रिकॉल कर पाए हैं। और यहाँ पे डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कि मेरे स्टूडेंट अभी भी लगातार रिकॉल कर रहे हैं, लेकिन यदि मैं उनके लिए वेट करता रहूँ
तो ये वीडियो आज नहीं बन सकती थी, और मेरी ये थी प्रयास कि आप लोगों को आज ही रात में दे, क्योंकि इसका तो कोई अंत नहीं है कि कितने क्वेश्चन और कितने अच्छे से कर सकते हैं। और कुछ ही दिनों बाद तो 1 वीक 1.5 वीक के बाद तो इसमें रिस्पॉन्स सीट आ जानी है, फिर तो 100% आपको सामने होगा कि क्या सही है। तो ये तो उत्सुकता केवल हम लोगों की थोड़े दिनों के लिए है, इसके लिए वीडियो बन रही। क्रोनोलॉजी ऑफ कोल्ड वॉर इवेंट्स भी कुछ इस टाइप के थे। कोरियन वॉर, स्वेज क्राइसिस, बहुत आसान था ये, इसलिए मैंने इसको पूरा रिकॉल नहीं कर पाए स्टूडेंट। कुछ बुक मैच करना था। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की रॉबर्ट पुटनम की बुक थी मेकिंग डेमोक्रेसी वर्क शायद, एंड फ्रैंक मैरनी की टुवर्ड्स न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से मैच हो जाता था, या कुछ कठिन थी तो इसलिए मैंने रेड से दिया है। ओके, अब डियर स्टूडेंट जो है थोड़ा सा रुक करके, क्योंकि ये लास्ट स्लाइड है, आप लोगों को लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है, आपको ऐसा लग रहा होगा, तो फिर आपके मन में एक क्यूरियोसिटी होती है, और मुझे कितने ही मेल आएंगे, मुझे पता है कि सर क्या कट ऑफ जाएगी, क्या कट ऑफ जाएगी इस बार, खास करके जेएनयू की, बीएचयू की, एसयू की और डीयू की और पुडुचेरी यूनिवर्सिटी, इन 5 के लिए काफ़ी कंपैरिजन होती है। मुझे लग रहा है कि देखिए यहाँ पे ऑप्शंस भी नहीं है, ऑप्शन को थोड़ा सा घुमाया गया था, तो कई बार जो है केवल ये कह देने से कि ये क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत क्वेश्चन आसान नहीं हो जाते हैं। सिली मिस्टेक भी होते हैं जब आसान क्वेश्चन होते हैं। डेफिनेटली क्वेश्चन पिछले साल से इजी है, नो डाउट इन दैट, और पिछले साल बहुत टफ था। देखिए 2022 में यदि देखें, 23 में और 24, तो यहाँ पे कट ऑफ जो है 240 प्लस गया था जेएनयू का, यहाँ पे 210 प्लस, 30 कम हो गए थे, तो यहाँ इससे ज़्यादा जाएगा। आप इसको 2 में भी 60, आपको निराशा हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है 260 प्लस पे जेएनयू होगा। अब उसी तरह से आप नीचे चले जाइए, तो आप थोड़ा सा और 10 नंबर 20 नंबर कम होने पे आपको एसयू, बीएचयू और डीयू, इन सब में जो है 225 से 250 के बीच में होने पे इन सब यूनिवर्सिटीज में आपको होने का बहुत ज़्यादा चांस है। ये एक फर्स्ट गेस है, अभी जब तक कि रिस्पॉन्स सीट नहीं आ जाता है और ऑप्शन किस टाइप से उन्होंने घुमाए हैं तभी और मैं कह पाऊंगा, लेकिन अभी एक फर्स्ट जो मेरा ब्रेन कह रहा है, लगभग इस टाइप का कट ऑफ जा सकता है। ओके देन डियर स्टूडेंट, आप लोगों ने अपना काम कर लिया है, हमने भी अपना काम किया है, और हम सभी ने अपना काम बहुत मेहनत से किया है, इसलिए बिल्कुल खुशी खुशी रिलैक्स रहिए। एंड जो गीता में है बहुत ज़्यादा बॉदर मत कीजिए। आपने इस फेज को एंजॉय किया, आपने कुछ लर्न किया जो आपके साथ जीवन भर रहेगा। नोबडी कैन स्नैच दैट, चाहे आप जेएनयू में जाएं, चाहे कहीं किसी यूनिवर्सिटी में जाएं। तो बी हैप्पी कि आपने एक बहुत अच्छी प्रयास की। आप अच्छी नींद लीजिए इस वीडियो को देखने के बाद, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरे साथ बने रहने के लिए। इस तरीके से आप मुझसे जुड़ सकते हैं, पूछ सकते हैं। मैं हमेशा कोशिश करता हूं आपके सवालों का जवाब देने का, यदि आप 1-2 लाइन में वो जवाब दी जा सके तो। और यदि आप नेट जेआरएफ बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, जो तो अभी ऑन है, तो आप paulsciencehelp@paulsciencehelp.in में जो है अपने नेम, टेलीग्राम आईडी एंड मोबाइल नंबर दे सकते हैं। यदि आप जेएमआई और एएमयू या सीपीयूटी, उड़ीसा, असम, इन सब एग्जाम को दे रहे हैं, तो जस्ट वेट कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि कुछ वीडियो लाएं, कुछ पास्ट ईयर पेपर को और ठीक से एनालाइज करें। कोई यदि ग्रुप बनाने की यदि ऐसी होगी और मेरे में एनर्जी होगी और बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे, तो वो भी किया जा सकता है। देखते हैं, लेट अस सी। मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए विदा, बाय।